नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कल जो है महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन शुरू हुआ था और उसमें शपथ लेना था, लेकिन जो शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी है, उनके गुट के नेताओं ने जो है शपथ लेने से मना कर दिया और उन्होंने सदन से वॉकआउट किया और कहा कि ये चूँकि चुनाव जो है धोखे का चुनाव है, चुनाव में गड़बड़ी की गई है। ईवीएम से लेकर के चुनावी गड़बड़ी हुई है, चुनाव आयोग की गड़बड़ी है, इसलिए हम शपथ नहीं लेंगे। लेकिन ये भी सवाल उठा कि अगर शपथ नहीं लेंगे तो क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? हमेशा के लिए शपथ नहीं लेंगे, या ये सांकेतिक है, लेकिन सांकेतिक लड़ाई लड़ने का क्या मतलब है? ये भी सवाल उठ रहा है। और अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो फिर आपको खुल कर के सड़क पे आना होगा। क्या शिवसेना सड़क पे आने को तैयार है? हालाँकि कांग्रेस पार्टी अलग नोट पर है, कांग्रेस पार्टी जो है वो मारकरवाड़ी में जो घटना हुई जिसमें आम लोगों ने कहा कि हम मॉक वोटिंग करेंगे, उसको प्रशासन ने रोका। वहाँ कांग्रेस के नेता जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मारकरवाड़ी के लोगों ने सही किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक मत होकर के, जो विपक्ष के नेता हैं, कम से कम विपक्ष के लोग अगर एक मत नहीं होंगे, तो फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लोकसभा में भी देखिए क्या हुआ। लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और टीएमसी दोनों पार्टियां अलग हो गई कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से, और कहा कि हम उस मुद्दे पर नहीं हैं। फाइनली कांग्रेस को भी झुकना पड़ा। अब अडानी के मुद्दे पर संसद तो चल रही है, संसद के बाहर बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो विपक्ष के दलों में जो बिखराव देखने को मिल रहा है, ये लग रहा है कि यहाँ भी अडानी फैक्टर काम कर रहा है। और अब नया बयान आ गया है ममता बनर्जी जी का कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम इंडिया गठबंधन को लीड करें। एक और है कि जो समाजवादी पार्टी है उसका जो उसकी जो मुंबई यूनिट है, वो और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी दोनों के बीच जो है भिड़ंत हो गई। इंडिया गठबंधन से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बाहर हो गई है। और उसके बाद उसकी वजह है कि कह रहे हैं कि जो मिलिंद नार्वेकर हैं, जो विधान पार्षद हैं और उद्धव ठाकरे के निजी सचिव रहे हैं, उन्होंने लिखा कि जो बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचा जो टूटा, उसमें बाला साहब की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उसको लेकर के वो नाराज़ है समाजवादी पार्टी के लोग और कह रहे हैं कि बीजेपी और जो शिवसेना है वो यूबीटी वो एक ही पिच पर है। तो कुल मिलाकर के अगर देखिए तो दोनों जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो अलग-अलग स्टेट्स में, चाहे संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, महाराष्ट्र हो या और जगहों पे, उसमें एक जो है विभाजन दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो दिखा, उसमें लगा कि कांग्रेस पार्टी अलग नोट पे जा रही है, ये जो अखिलेश यादव है, ये अलग नोट पे जा रहे हैं। उनके बीच एका नहीं, और जब तक एका नहीं होगी, सवाल उठता है कि लड़ाई कैसे लड़ेंगे? और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और यही देखिए वहाँ किसानों के साथ दिखाई पड़ता है, जो हम किसानों पे बात करना चाह रहे हैं, कि किसानों को फ्राइडे को एक जत्था 101 किसानों का जत्था जो है, वो दिल्ली जाने वाला था। लेकिन उस जत्थे को रोक दिया गया और आंसू गैस तक छोड़े गए। डड्डेवाल जो है पिछले 9-10 दिनों से आमरण अनशन पे हैं। तो कहा जा रहा है कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, बावजूद इसको वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज किसान जिस हाल में हैं, वो देश के लिए चिंता का विषय है, किसी पार्टीगत लेवल पे बात नहीं है। और जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों के चारों तरफ घेराबंदी की है, चाहे अधिग्रहण कानून है उसको लेकर के, या जो अ, गोदामों को लेकर के जो अडानी को दिया गया कि अब अडानी जो है गोदाम जो है सँभालेंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। और वहाँ लग रहा है कि किसानों के साथ जो हो रहा है, वो बड़ा भयावह हो रहा है। किसान को आप दिल्ली नहीं आने दे रहे हो, तो क्यों डर रहे हो किसानों से? और किसानों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आप जो है उसको आतंकवादी बोल देते हो, आप उनको क्या नहीं बोलते हो। लेकिन पूरे देश के किसान में भी एका नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि जो पंजाब, हरियाणा का जो चुनाव हुआ,
उसमें भी किसान एक नहीं दिखाई पड़े। किसान जो है वो अलग-अलग जातियों में, अलग-अलग धर्मों में बँटे नज़र आते हैं। हालाँकि इसका आधिकारिक जो है तौर पे पुष्टि नहीं की जा सकती कि किसान ने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया। लेकिन किसान एक समूह है। वोट का जो दायरा है वो बिल्कुल अलग है। किसान जो है किसी भी देश के किसान हो, भारत के किसान तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में किसानों की ये दुर्गति जो है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ कि आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 30 लाख से ज़्यादा लोग बंगाल में भूख से मर गए थे, क्योंकि यहाँ उतना अनाज नहीं था और जो अनाज थे, अंग्रेज़ी हुकूमत ने उस अनाज को अपने सेना के लिए रख रखा और ये स्थिति लंबे समय तक रही, आज़ादी के बाद भी रही। अब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय किसान का नारा क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि देश में इतना अनाज नहीं उपजता था कि देश के लोग भरपेट भोजन कर सकें। हम अमेरिका के लाल गेहूँ, अमेरिका का रेड व्हीट जो है, लाल गेहूँ पर आश्रित थे और कहा जाता है कि 15 दिन का गेहूँ बचा था और तब जो है लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक शाम खाना खाएँगे। फिर जो है स्वामीनाथन जो साइंटिस्ट थे उस वक़्त उनको बुलाया गया और फिर जो है कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए और हरित क्रांति हुई पंजाब और हरियाणा में, ये एक इतिहास है। और ये केवल इतिहास नहीं है बल्कि हमारा जो है, हमारी विरासत है। आज जो वर्तमान हम देख रहे हैं कि अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, उसमें बड़ी भूमिका है उस हरित क्रांति की, उन किसानों की। आज जो 5 किलो अनाज हमारी सरकारें दे रही है अलग-अलग राज्यों में पूरे देश के 80% करीब लोगों को, 70% करीब लोगों को, वो कहाँ से दे रही है? बाहर से खरीद करके नहीं दे रही। वो इसी देश के किसान पैदा करते हैं। अगर ये देश के किसान खुशहाल नहीं रहेंगे, तो देश फिर एक बार जो भुखमरी की दिशा में जाएगा, ये हमारे नेताओं को समझना पड़ेगा। और ये दलगत राजनीति से हट करके आप अगर किसो अगर 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 किसी सरकार को लगता है कि हम किसानों को दबा करके, किसानों को खत्म करके, हम इस देश में जो है अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं, चाहे हिंदू राष्ट्र बनाएँ, चाहे कोई राष्ट्र बनाएँ, तो ये बड़ा जो है ये दिवा स्वप्न की तरह कह सकते हैं या कहिए कि ये दिमाग के तौर पे दिमाग दिमाग से जो है आप खत्म हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कई बार होता है कि प्याज जो है यहाँ पे अचानक महँगा हो जाता है, तो सरकार क्या करती है? प्याज का निर्यात रोक देती है, किसान प्याज बाहर नहीं भेज सकते और फिर जो है देश में किसानों की मजबूरी होती है और प्याज सस्ता हो जाता है, ऐसे तमाम अनाजों में होता है और दाल वगैरह तो बाहर से खरीद करके लाते हैं। तो किसानों के साथ जो ये सरकार कर रही है, वो बेहद विडंबनापूर्ण है और जो किसान नहीं है, उनको भी सोचना होगा, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर किसान अगर ये नहीं रहे किसान नाम की कम्युनिटी देश में नहीं रहेगी। ऐसे भी आप देख लीजिए कि पंजाब, हरियाणा को अगर छोड़ दीजिए, तो बाकी प्रदेश के किसान बहुत बुरे हाल में हैं। ये पंजाब, हरियाणा 2 स्टेट हैं, जहाँ के किसान फिर भी समृद्ध हैं, चूँकि वहाँ हरित क्रांति हुई और वहाँ के लोग बहुत बाहर हैं, दुनिया के दूसरे देशों में, समृद्ध हैं, वो अमेरिका में हैं, वो कनाडा में हैं और देशों में हैं। तो उनका घर तो चल जा रहा है, वो नौकरी पेशे में भी है। लेकिन जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और भी स्टेट्स जो हैं, उन स्टेट्स के किसानों का क्या होगा? और आप जानिए कि इस देश में लगभग 90% किसान जो है, वो सीमांत किसान कहलाते हैं। इन किसानों की खेती जो है, वो 2 से 4 बीघा है। 2 से 4 बीघा खेती का मतलब अपना जीवन दूभर है और किसानों के नाम पे जो ₹6000 सालाना दे रहे हैं, वो क्या है? वो सम्मान निधि नहीं है, अपमान है किसानों का। आप जो है 6000 देकर के वोट तो हासिल कर लेते हैं लोगों की, आप वाहवाही तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन किसानों के लिए क्या काम कर रहा है? और अगर सरकार नहीं सोच रही है, तो ये हम नागरिकों को सोचना चाहिए। मैं एक और तस्वीर आपके सामने पेश करता हूँ कि जब देश गुलाम था, जमींदारी प्रथा थी, तो किसानों की क्या हालत थी? इस देश की क्या हालत थी? जमींदार जो है, उसमें जो किसान थे, उसमें जो बाकी जो ज समाज था, उसकी क्या हालत थी? और कांग्रेस पार्टी आई, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है जमींदारी प्रथा का खात्मा हुआ, महाजन प्रथा का खात्मा हुआ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये सब भूलने वाली बात नहीं है। आज की पीढ़ी के लोग अगर उनको लगता है कि हम जो है इतने ही चमकते थे, इतनी बड़ी-बड़ी सड़कें हैं, इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतना सब कुछ हो रहा है देश में, मॉल खुल रहे हैं,
तमाम तरीके का विकास है, मीडिया बता रहा है, डंका बज रहा है। ये डंका जो आज बज रहा है, या जो आपकी खुशहाली आपको दिखाई पड़ रही है, जिस देश के किसानों पर है, उनकी पीठ पर चढ़ करके आपने ये हासिल किया है, ये भूलिए मत। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि ये जो किसानों को लेकर के जो चल रहा है, वो हम सबको सोचना पड़ेगा कि आज किसान शिकार बनेंगे, कल जो है मजदूर शिकार बनेगा, परसों आप भी शिकार बनेंगे। क्योंकि जो सरकार की जो नीति है, वो सरकार की नीति खतरनाक है। और वो खतरनाक इसलिए है कि वो सब कुछ अपनी मुट्ठी में है। जो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है अडानी को लेकर के, आप हर चीज देखिए अडानी के पास, एयरपोर्ट अडानी के पास, सड़क अडानी के पास, और बंदरगाह अडानी के पास है, जमीन अडानी को देने की कोशिश की जा रही है, खान अडानी के पास, सब अडानी के पास। अब तो अब देख लिया कि महाराष्ट्र में अजित पवार जी ने ही कहा था कि किस तरह से अडानी साहब बैठे थे सरकार बनाने के और बिगाड़ने के संदर्भ में, कि कैसे सरकार बनेगी। और अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि एयरपोर्ट जब से गया है अडानी जी के पास, आप अगर एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, हवाई जहाज पे आपने चढ़ा है, तो वहाँ पानी की बोतल 140 रुपए की मिलती है, एक बोतल 70 रुपए के आधा लीटर पानी की बोतल मिलती है। बताइए ये क्या है, लूट नहीं? उसके अलावा एक और आपको बताऊं कि आज जो है, जो महाराष्ट्र में जो सरकार है अजित पवार, उसमें महत्वपूर्ण है। और अजित पवार को देखिए सम्मान दिया गया, उनको अवार्ड मिल गया। अजित पवार के खिलाफ जो चार्ज था, और आईटी डिपार्टमेंट ने उनकी 1,000 करोड़ की संपत्ति, बेनामी संपत्ति कह करके जो जब्त की थी, ट्रिब्यूनल ने उसको जो है रिलीज कर दिया और कहा कि जो उनके 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 जो दस्तावेज पेश किए गए उनके खिलाफ, उस दस्तावेज में कहीं कोई अनियमितता नहीं पाई गई। और वो कह रहे हैं कि ये बेनामी लेन देन होने की बात स्पष्ट नहीं हो रही है। अब देखिए उसमें जो है, यानी कि 30 से ज्यादा संपत्तियां सीज हुई थी, और ये कहा गया था कि ये 2021 की बात है, और उसमें था कि 400 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू की जरंगदेश्वर शुगर फैक्ट्री थी। साउथ दिल्ली में 20 करोड़ रुपए का फ्लैट था। पार्थ पवार का निर्मल ऑफिस, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए थी। गोवा में 250 करोड़ रुपए का नीला रिसोर्ट। पुणे, मुंबई समेत महाराष्ट्र की 27 अलग अलग जगहों की जमीनें थी। और ये तमाम जमीनें जो है, शनिवार को ये रिपोर्ट आई कि रिलीज कर दी गई। फिर भी अगर हमारी आपकी आंख नहीं खुलती है कि ये क्या हो रहा है, कैसे सरकार चल रही है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और धीरे धीरे जो है, जो आज किसानों के दर्द पे, किसानों के संघर्ष में साथ नहीं है, उनको मजाक उड़ा रहा है, उनका मजाक बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका जो बिजनेस है, उनको जो लग रहा है कि उनकी जो नौकरी है, उसकी वजह से तरक्की हो रही है देश की, और उनकी भी तरक्की हो रही है, कल वो घाटे में पड़ेंगे। क्योंकि आज किसान मर रहे हैं, कल कोई और मरेगा, कल आप भी मरेंगे, आपकी भी बारी आएगी। ये सोचना होगा, क्योंकि किसान जो है इस देश के आधार है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो खेल कर रहे हैं, इसको भी समझना होगा कि एक बार आप जो है उसके खिलाफ जांच बिठाते हो, जांच में हजारों करोड़ के घपले की बात करते हो आप, और फिर एजेंसियां जब उनके साथ, ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता जब शामिल हो जाते हैं उनके साथ सरकार में आ जाते हैं, उनके साथ आ जाते हैं, तो वो सारी जांच रिपोर्ट में ये आता है कि नहीं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो ये सबूत होने और नहीं होने का जो खेल है, अपराधी या कहिए कि भ्रष्टाचारी साबित करने और नहीं साबित करने का जो खेल है, संपत्तियों को सीज करने और नहीं फिर उसको रिलीज कर देने का जो खेल है, ये हमको आपको समझना होगा। और ये समझना होगा कि टैक्स जो बढ़ता जा रहा है, महंगाई जो बढ़ती जा रही है। मैं एक देख रहा था, एक साथी बता रहे थे कि 10 लाख कार की कीमत है, 8.5 लाख उस पर टैक्स भरना पड़ता है, नहीं 18.5 लाख रुपए पे करना पड़ता है। फिर रोड टैक्स अलग है। फिर जो है, वो जब आप जाते हैं तो टोल नाका, आजकल देखिए हर जगह टोल नाका, टोल नाका अलग है। नितिन गडकरी जी लगातार बता रहे हैं कितनी सड़कें बन रही, लेकिन ये सड़कें किस कीमत पर बन रही? टोल नाका, 50 साल के लोन पे सड़कें बन रही। आपने ये भी सुना होगा कि 150 करोड़, 150 लाख करोड़ इतने रुपए का लोन लिया है 10 साल में मोदी सरकार। और इसके पहले की जो सरकारें थी, जो 67 70 साल जो सरकारें चली, उनकी उनके समय में 55 लाख करोड़ रुपए का लोन था। तो 55 लाख का करोड़
55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है 70 सालों में, और 10 सालों में 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, ये आपको समझना है कि जो विकास दिखाई पड़ रहा है, जो टंका बजता दिख रहा है, वो कर्ज पे है। 50 साल के टर्म पे ये लोन लिया जा रहा है कि हम देश जो है 50 साल में इसको कर्ज को चुकाएगा। वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया जाए या वर्ल्ड बैंक से लिया जाए, और ये तमाम बैंक जो कर्ज देते हैं वो इस आधार पर देते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ाओगे, ये पैसा उसमें लगाओगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा लग रहा है, चाहे एयरपोर्ट बनाने पे लगे, बिजली घर बनाने पे लगे, वो सड़क बनाने पे लगे, ये तमाम जो खर्च हो रहे हैं उसमें किस तरह की ठेकेदारी प्रथा चलती है वो आप सबको पता है कि 200 रुपए की चीजें कैसे 600 रुपए में बनती है, और जो 400 रुपया है उसकी बंदरबांट किस तरह से होती है। तो ये आपको समझना है कि आपके जो चमकते हुए जो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं नेताओं के, और ये जांच एजेंसियां जो काम कर रही है, न्यायपालिका जिस तरह से काम कर रही है, चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि हम अंधेरे गहवर में घुसते चले जा रहे हैं। ये हमको आपको सोचना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।